हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट पॉलिटी क्लास। तो जैसा कि आप लोग की अभी तक क्लास 11 तक हो चुकी हैं और आप लोगों ने लगातार रिवीजन भी कर लिया होगा। देखिए, साथ साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है कि अगर क्लास में आपको सारा कंटेंट एक साथ याद रखना है या समझना है कि किस सीक्वेंस में क्लास जा रही है, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, रिवीजन करते रहेंगे अगर क्लासेस का, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। पिछला वाला जो लेक्चर, हमारे 2 लेक्चर हुए हैं कंटिन्यू, उन दोनों लेक्चर्स में हमने प्रेसिडेंट को समझाया। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स को देखा था और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे उनको डिस्कस किया गया है पिछले वाले लेक्चर्स में, दोनों लेक्चर्स में 10 और 11। तो आई थिंक आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके आर्टिकल जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताई दिए हैं। उनकी PDF लिस्टिंग, जो फ़ोटो मैंने आपको दिया है वो आप बार बार रिवाइज़ करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इम्पीचमेंट का आर्टिकल हो, या प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन का आर्टिकल हो, या प्रेसिडेंट होता है इस बात का आर्टिकल हो। ठीक है, ये 2-4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, पार्डनिंग पावर का भी आर्टिकल पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आर्टिकल 72 आपको याद होना चाहिए। पार्डनिंग पावर किस किस तरीके की होती हैं वो आपको याद होना चाहिए। बाकी देखिए, प्रेसिडेंट से और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चंस आपके साथ आते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट का जो वोट वाला सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल वाला, वो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और वो आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट चैप्टर जो था वो समाप्त हो गया। तो पार्ट 5 चल ही रहा है, आपको पता ही है। उसी सीक्वेंस में आज का जो हमारा चैप्टर है वो यूनियन लेजिस्लेचर है। मतलब जो केंद्र सरकार का जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MPs जो बैठते हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमें थोड़ा देखना है। तो उसी के रिगार्डिंग की क्लास है आज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, अब मान लीजिए इंडिया में तो उसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, USA में यही चीज़ कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, सेम। ठीक है, जापान में इसको डाइट के नाम से जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी आपको कांग्रेस लिखा देखते होंगे USA में तो आपको लगता होगा पार्टी है। नहीं नहीं, पार्टी नहीं है वो, एक्चुअली US का पार्लियामेंट है। उसको पार्लियामेंट को वहाँ वो कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस का एक्चुअली मतलब ही होता है कि लोगों का समूह। पार्लियामेंट आप गूगल करिएगा इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐड कर दूं। देखिए, यूट्यूब पे कुछ क्लासेस मैं आपकी डाल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म वगैरह में, तो उनको आप ज़रूर देख लिया करिए, वो आपके रिलेवेंट होती हैं। एक यूपी बजट को लेके क्लास डाली गई है, वो आप सभी लोग देख लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ, ताकि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप लोगों को पता लगता रहेगा कौन कितना पढ़ पा रहा है। क्यूज में इसीलिए सबको ऐड करने की परमिशन है। आप में से कोई भी बंदा अगर किसी को क्यूज में ऐड करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो क्यूज ग्रुप में उसे ऐड कर सकता है। आपके एंड से वो आपके लिए एक्सेस दिया गया है कि आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी क्योंकि मुझे लगता है कि क्विज ग्रुप में आप जितने लोगों को ऐड कर लेंगे उतना ही बेटर है, ताकि आप लोगों को कंपटीशन का आइडिया बना रहे। ठीक है, ये खास बात थी कि इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। और बाकी अगर आप को रिवीजन तो अब समझ में आ गया होगा। पिछला फंडामेंटल आर्टिकल और DPSP वगैरह के रिवीजन मुझे अब कराने की ज़रूरत नहीं है, अब तो क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाएगा। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं, आई थिंक, है ना। बाकी सारी डिटेल तो हो ही गई। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में क्या सिस्टम है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी रिगार्डिंग, और आई थिंक कोई और डाउट तो नहीं होगा। जो भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप डिस्कशन ग्रुप में आपस में पूछ लिया करिए, तो आप लोगों का वो क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो जाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। एक भी क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाता है तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके साथ रिपीट हो जाए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन UP PCS के ही होते हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं होता है।
कि उस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के ही होते हैं मोस्टली। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी फ्रेम कर देता हूँ आपको पढ़ाने के हिसाब से, बट मोस्टली प्रीवियस ईयर ही होते हैं। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, इंडिया में आपको पता लग गया कि उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट में जो कॉम्बिनेशन है वो किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक तो देखिए प्रेसिडेंट होता है, उसमें लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ये तीनों चीज़ें आपको पता हो। ये बात हमारी किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 79 में, कि एक प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बाई कैमरल सिस्टम? क्या होता है हमारे इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम है। बाई कैमरल सिस्टम का होता है, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, कैमरल मतलब होता है यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। ये अपर हाउस होता है, ये लोअर हाउस होता है। हाउस ऑफ द पीपल इसे कहते हैं, ये काउंसिल ऑफ द पीपल कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इंडिया और यूएसए दोनों में किया जाता है कि यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे यूनी कैमरल सिस्टम भी चलता है, मतलब सिंगल कैमरल, यानी कि एक ही सभा होती है। जैसे कि चाइना और नेपाल में आप देखेंगे तो केवल एक ही हाउस होता है, यहाँ 2 हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी बिल पेश होता है तो उसको एक्ट बनने इतना आसान नहीं है। उसको एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के साइन होना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और कोई भी बिल होता है वो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। तो जितने भी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल भी उन्हें हम कह सकते हैं, वो आइदर हाउस, आइदर एनी हाउस इन लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पेश किए जा सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। ज़रूर याद रखिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट करा रहा हूँ आपको। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा अपर हाउस है हम उसे पढ़ेंगे। अपर हाउस जैसा कि आप समझते हैं राज्यसभा को कहा जाता है, तो सबसे पहले हम राज्यसभा को देखेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें पढ़ना क्यों है पार्लियामेंट? पॉलिटी का स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट, इसमें ही हमारे चुने हुए लोग बैठते हैं, तो इसलिए हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 2 हाउसेज हैं, ये भी आपको पता लग गया कि हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट चलता है यूएसए जैसा, ये 2 हाउसेज हैं, यानी बाई कैमरल सिस्टम है। आप लोगों को ये रिवाइज करना है जाके, अपना होमवर्क है आपका ये, कि बाई कैमरल सिस्टम हमारे इंडिया ने किस देश से अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया होमवर्क का, ये आप रिवाइज करिएगा, जाके देखिएगा, अपने नोट्स खंगालिएगा कि बाई कैमरल सिस्टम किस देश से बोरो किया गया है। राज्यसभा को हम पढ़ते हैं। देखिए राज्यसभा का क्या कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा जो आपका हाउस है वो आपका, आप ये देखिए, इसमें पहले तो आप स्ट्रेंथ समझ लीजिए। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है, मतलब 250 हो सकती है। इसमें 238 आपके इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि स्टेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से बाइफरफिकेशन किया गया है, और यूटी के पास 4 सीटें आती हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 245 ही मेंबर हैं राज्यसभा में। इलेक्टेड आपके पास 233 हैं और नॉमिनेटेड आपके 12 ही हैं। स्टेट्स के कम हो जाएंगे और यूटी के आपके 8 हो जाएंगे। ये आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखना है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि राज्यसभा जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है। इसका टेन्योर 6 साल का होता है, और ये हर 2 साल में आपके 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके टर्म के रिगार्डिंग। जैसे लोकसभा का 5 साल होता है, तो इस तरीके से राज्यसभा का 5 साल नहीं है, इसका 6 ईयर का टेन्योर होता है। डिसॉल्व नहीं होती है पूरी तरीके से। क्या होता है, हर 2 साल बाद जिनका 6 साल का टर्म पूरा होता रहता है, उसके 1/3 मेंबर जो हैं आपके रिटायर होते रहते हैं इसमें। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का इस समय पे भी, एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब है चेयरमैन, हेड चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होगा। ये बात आर्टिकल 89 के 1 क्लॉज में कही गई है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोकसभा को कंपैरिजन थोड़ा देख सकते हैं। अगर लोकसभा में आप देखेंगे
तो वहाँ पे कौन होता है? वहाँ स्पीकर होता है, ठीक है, वहाँ पे स्पीकर होता है। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। देखिए कोरम क्या है, कोरम से आप याद रखिए डेकोरम। डेकोरम मेंटेन करने के लिए लगभग 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी राज्यसभा ऑपरेट करेगी, अदरवाइज राज्यसभा ऑपरेट नहीं कर सकती। 1/10 मेंबर्स के प्रेजेंट होने चाहिए। अब थोड़ी सी एक नज़र मार लेते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट्स कितनी है राज्यसभा की, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं। याद आपको वही रखनी है जो मार्क्ड हैं, बाकी देखने आपको एक नज़र सबको। तो मैं आपको नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा का किस तरीके से है। तो देखिए अब ये लिस्टिंग है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कि किस स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। क्या ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है? हाँ आता है। कई बार आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है ये क्वेश्चन, और पूछ नहीं लेता है, इवन आपके प्रीवियस ईयर एएमओ के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एएमओ या एमओसीएच में। आप मेरा एनालिसिस यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली ये क्वेश्चन। कैसे आता है देखिए मैं बताता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है सारे याद हों, सारे आप याद कर भी नहीं सकते। क्लासेस में आपका यही एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि कैसे याद रखना है, कितना याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जब आया था तो उसमें मुझे याद है कि 4-5 स्टेट दे देगा और सामने उनकी सीट्स लिख देगा और राज्यसभा सीट करके क्वेश्चन बना देगा और ये कहेगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दो आप। देखिए डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बहुत कठिन हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। अगर कर्नाटक की सीट पूछ लेगा तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको याद हो। अगर आप इतने अच्छे हैं मेमोरी में, आप सारे याद कर लीजिए, वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता है कि निंजा टेक्निक लगती है अपनी पढ़ने में, तो निंजा टेक्निक में हमारा कम काम में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कम काम करें और आउटपुट हमें ज़्यादा मिल जाए। इनपुट हमें 100% लगा रहे हैं और पता लगे आउटपुट हमें 20% मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इनपुट भी अगर आप 20% दे रहे हैं और वहाँ से आप आउटपुट अगर 50% ले रहे हैं तो आपका कुछ बेनिफिट है, ये तो आप लोग समझते होंगे। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए सारी स्टेट्स इसने लिखी हुई हैं और यूटी भी लिखी हुई हैं और उनकी राज्यसभा सीट दी हुई हैं। अब हमारी इसमें क्या टेक्निक काम करेगी? उत्तर प्रदेश की तो आप एज इट इज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये हमारा स्टेट है और भाई हम इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 31 याद हो जाएगा। 31 राज्यसभा सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये तो आपको अभी के अभी याद हो गया होगा, मेमोराइज कर लीजिए। 31, 80 लोकसभा की सीट है और 31 राज्यसभा की सीट है, ठीक है। 31 याद हो गया आपको, 31 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हैं, आपको बता दूं सारी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई शेयर रखता है राज्यसभा सीट में तो वो यूपी है। ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं। और 31 है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। कई बार क्या करेगा, सीक्वेंस बनाने को दे देगा। सीक्वेंस बनाने को देगा तो आपको एटलीस्ट क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया। मैं अभी ध्यान कर पा रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है। इसमें वेस्ट बंगाल की सीट आपको दे रखी थी, महाराष्ट्र की दे रखी थी और आई थिंक तमिलनाडु की दे रखी थी, और यहाँ से कोई अपना नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था वो दे रखा था। तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको याद हो गया होगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स हैं। इसके बाद आप महाराष्ट्र की याद कर लीजिए। देखिए आप अपने नोट्स में भी टिक कर सकते हैं, जो मैं लेक्चर में आपके लिए टिक कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है आपके नोट्स को PDF कंपाइलेशन दिया गया हो तो उसमें टिक ना हो, तो ये नोट्स में आपको टिक कर रहा हूँ तो आप जाके अपने नोट्स में टिक कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट नोट्स देखने के बाद हो सकता है। महाराष्ट्र की आप सीट याद कर लीजिए और आप तमिलनाडु की सीट याद कर लीजिए। ये अपना सिक्वेंस बन जाएगा, फिर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। ये आपका सिक्वेंस बन जाएगा, तो ये सिक्वेंस आपको याद भी हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल की सीट्स आपको याद हो जानी है। वेस्ट बंगाल और बिहार में आप देखेंगे तो बराबर सीट्स हैं, और यही आई थिंक क्वेश्चन था आपका। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 4-5 स्टेट दे दिए थे और उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा लिया था। ये भी टेक्निक है कि नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी स्टेट्स हैं उनके पास राज्यसभा की सिर्फ एक ही सीट है। गोवा एज अ स्टेट सिर्फ एक सीट है, और जितनी भी ये राज्यसभा देखिए, ये भी अरुणाचल प्रदेश भी हो गया और ये सारी की सारी हो गई, इनके पास सब एक एक स्टेट है। देखिए ये और ये सारी
तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हो सकता है कई बार ऑप्शन इस तरीके का मिले कि आपको इसको मेघालय का 1 लिखा है दिख रहा हो, तो आप एटलीस्ट उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी निंजा टेक्निक आप अपने दिमाग में रखिए। ये टेक्निक आपको लगाने में बहुत फ़ायदा होगा। कई एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। एक काम आपको ज़रूर करना है, आपको जितने भी यूटीज़ की स्टेट हैं वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, किस यूटी में कितनी सीट्स हैं ये आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। जैसे नई दिल्ली में आपकी राज्यसभा की 3 हैं, ठीक है, और आपकी पौंडीचेरी में 1 है, और जम्मू एंड कश्मीर में आपकी 4 सीट्स हैं। नॉमिनेटेड आप सभी को पता होंगे 12 मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से 245 टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और राज्यसभा की सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, 1-2 आर्टिकल अब मैं आपको और दिखा देता हूँ जो आपको याद होने चाहिए, जो स्पेशल पावर हैं राज्यसभा की। देखिए आर्टिकल नंबर 312 है। इसमें क्या है, जो भी ऑल इंडिया सर्विस, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है MOCH में, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आया था क्वेश्चन कि ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपको मैच करना था। तो आपको पता होना चाहिए कि 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, और राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो क्रिएट कर सकता है एक और ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स की सर्विस नहीं होती है, तो वो ऑल इंडिया डॉक्टर सर्विस भी ऐड कर सकता है। ठीक है, ये पावर राज्यसभा को दी गई है। ये आपको आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी है राज्यसभा से, उसमें कुछ खास नहीं है। वो यही है कि आर्टिकल 249 के तहत अगर मान लीजिए राज्यसभा चाहती है कि ये वाला जो लिस्ट है, मान लीजिए जैसे स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होती है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। अगर वो किसी स्टेट लिस्ट को यूनियन लिस्ट में तब्दील करना चाहती है, तो उसको ये स्पेशल पावर दी गई है आर्टिकल 249 के तहत कि वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें राज्यसभा की स्पेशल पावर से रिलेटेड थी। बाकी अपने नोट्स की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और वो अब समाप्त हो गया आपका। तो राज्यसभा वाला पूरा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया, और उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो क्वेश्चन और बनता हो। मोस्टली आपका क्वेश्चन राज्यसभा सीट्स से आता है कि राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, या तो टेन्योर का पूछा जाता है, टेन्योर से भी आता है। तो टेन्योर आपको क्लियर हो गया कि 6 साल का टेन्योर होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर उसके रिटायर हो जाते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी राज्यसभा से रिलेटेड, और आई डोंट थिंक सो कि और कोई स्पेशल क्वेश्चन राज्यसभा से रिलेटेड बनता है। कोई खास क्वेश्चन और राज्यसभा से नहीं बनता है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी कोई बनेगा तो MCQ में उसको डिस्कस करेंगे, क्विज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी वो बात। आपकी छोटे की कोई चीज़ नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि आपको टाइम भी मिल गया है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा अगर किसी टॉपिक का, तो वो आपको क्विज के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, लोकसभा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोकसभा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये बात याद रखिए, लोकसभा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें बनाने हैं। लोकसभा का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आपको PDF लिस्टिंग में ही देखना है। सबसे पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए मेरे साथ, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। कोशिश किया करिए क्लास में ही आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो वहीं की वहीं मेमोराइज हो जाए, तो आपको क्विज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो लेट्स सी द बाइफरफिकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। देखिए मेरा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है पढ़ के कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आपको वो क्लियर होंगी तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसमें क्या है, देखिए लोकसभा है, ये लोकसभा की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ थी पहले वो 552 थी। ठीक है, अब इसके जो 2 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता भी रखा है कई बार, ये 2 मेंबर एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। तो इस एंग्लो इंडियन वाले कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, और मोदी गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो आपकी 550 रह गई है। ठीक है, तो पहले जो 2 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर 2 हुआ करते थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ही आपके लोकसभा में होते हैं अब, स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के अलग अलग। ठीक है,
और एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है फिलहाल देखिए इतनी हो सकती है मैक्सिमम। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतने एमपी बनाना चाहें तो इतने भी बना सकते हैं। 550 एक्चुअली, आप इसे 550 कर लीजिएगा। 2019 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है। उस अमेंडमेंट के तहत आपकी जो 2 सीट्स हुआ करती थी वो 2 सीट्स को ख़त्म कर दिया गया, और अब आप फिलहाल आपकी जो आपका प्रोविज़न है वो 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है किसी भी अपनी लोकसभा में, ठीक है। पहले आपका 552 था, वो 2 सीट्स को ख़त्म कर दिया गया 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एक्चुअल मेंबर आपके 543 ही सीट्स आपकी फुलफिल हैं, ठीक है। और इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट्स के साथ इतने हैं और आपके यूनियन टेरिटरी के साथ इतने हैं। इसमें आप यूटी के याद रख लिया गया, यूटी के आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है लोकसभा मेंबर्स। वैसे तो मोस्टली आपको स्टेट्स के भी याद रखने हैं, और मैं आपको आगे लिस्टिंग दिखाऊंगा, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो आपको एज इट इज़ याद करा दी जाएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लोकसभा को समझ लेते हैं क्लास के नोट्स में, फिर नोट्स की तरफ बढ़ते हैं क्या है इसमें। देखिए ये आपके नोट्स मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट जो भी है वो लिख लिया है इसमें, आपको समझना है। देखिए बाकी तो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, और उसका डिसीजन जो है वो आपका कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका लोकसभा का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके बाद आपका ये टाइम पीरियड उसे दिया जाता है कि अब तक इस पीरियड में चुनाव नहीं होंगे। पार्लियामेंट का डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, एक्चुअली क्या था, जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ये डिसाइड हो गया था कि भाई किस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए अब आपने खुद देख लिया, अब आप इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी सारी स्टेट्स हैं, अब किस स्टेट्स को कितनी सीट्स देनी है लोकसभा की, ये कैसे डिसाइड करना था। तो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने कुछ टेरिटोरियल एरियाज़ बनाए, और उनके एरियाज़ में एक मेंबर उनका रिप्रेजेंट करेगा उस एरिया को, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया। तो हर स्टेट में ये कॉन्सेप्ट उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ये होता है जो लिमिट कर देता है कि इतने टाइम तक आप इस चीज़ में फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1952 में सबसे पहली बार, 1962 में, फिर 72 में, और फिर आपका 2002 में। ये एक्चुअली क्या होता था, आप समझ ही सकते हैं कि 10 साल में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने का प्रावधान था कि आप 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल बाद जनगणना होती थी, तो जनगणना के बेसिस पे ये बनाया गया था कि मान लीजिए किसी स्पेसिफिक एरिया की अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो आप उसके हिसाब से उसकी लोकसभा सीट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब ये प्रावधान आपका जो था इसमें अमेंड किया गया। आपका पहली बार तो इसमें 42nd अमेंडमेंट के तहत अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद आपका 84th अमेंडमेंट के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया कि 2001 में आया था, ये 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में आया था। इसमें ये बात कही गई कि 25 साल तक, फॉर 25 ईयर, 2001 से आप लगा लीजिए 2026 तक हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, मतलब एज इट इज़ रहेगा। जो भी आपका डिसाइड हो गया है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब देखिए 2026 में क्या होता है ये तो अलग बात है, बट फिलहाल डीलिमिटेशन कमीशन, आपने सुना भी होगा पिछली साल शायद खबरों में कि मोदी गवर्नमेंट कोई नई तरीके का डीलिमिटेशन कमीशन बना रही है, और वो इस बार जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि किस टेरिटरी में उसे कितनी लोकसभा सीट रखनी है। बट फिलहाल तो आपका जो 84वां संविधान संशोधन 2001 था उसमें 2026 तक स्टॉप है, और आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें एक प्रोविज़न और है लोकसभा में, ये आपको बता दूं, SC/STs का इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है। अब ये SC/ST का रिजर्वेशन जो है वो एवरी टाइम 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इसमें ये प्रावधान था कि मान लीजिए अगर 10 साल बाद हमको लगता है कि ये हमें नहीं रखना चाहिए तो हम ख़त्म कर सकते हैं। बट आप जानते हैं भारत सरकार में अभी भी हमारे SC/ST कम्युनिटी की स्थिति उतनी नहीं सुधरी हुई है, तो इसलिए इसको हर साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। और फिलहाल 104वां संवैधानिक संशोधन
जो कि मोदी गवर्नमेंट में आया है 2019 में, इसमें 2030 तक आपकी लिमिट लगा दी गई है कि अब 2030 तक SC ST का जो कोटा है लोकसभा सीट्स में, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो इसमें हमारे 2-3 अमेंडमेंट तैयार हो गए। 104वां अमेंडमेंट तैयार हो गया, ये आपको याद हो गया होगा। ये SC ST की लोकसभा सीट्स के रिगार्डिंग है, जो आपकी सीट्स में तब्दीली नहीं की जाएगी 2030 तक, ठीक है। और एक आपका 84वां अमेंडमेंट तैयार हो गया होगा। इस अमेंडमेंट में ये किया गया कि डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो 2026 तक स्टॉप कर दिया गया है। 2026 तक जितनी भी लोकसभा की सीट जितनी एज इट इज़ है टेरिटरी के हिसाब से, वो एज इट इज़ रहेंगी, और उसके बाद 2026 के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि 61th अमेंडमेंट भी आप याद रखिए, ये आपका लोकसभा से ही रिलेटेड है। ये आपका 61st अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि वोटिंग एज आपकी जो थी वो 21 से लेके 18 कर दी गई थी। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी कई बार, वैसे तो हम अमेंडमेंट की एक स्पेसिफिक क्लास लेंगे, आपको मैं सारे अमेंडमेंट उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे चैप्टर आता है और उसके रिगार्डिंग अगर वो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको लोकसभा में अब कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, कि कोई ऐसा डाउट आपका बचा हो, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई होगी कि लोकसभा में 550 सीट्स आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। पहले 552 थी, तो 2 जो एंग्लो इंडियन था उनका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद जो आपकी 543 सीट्स का प्रावधान है हमारा, वो क्योंकि 550 मैक्सिमम हो सकता है लेकिन 543 ही है, और उन 543 में सीट्स आपकी यूटीज़ में और उस तरीके से उसमें बटी हुई हैं। इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसा कि राज्यसभा में आपका स्पीकर होता है, मान लीजिए राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी तरीके से लोकसभा में एक स्पीकर होता है जिसको बहुत सी पावर दी गई हैं, और उन पावर्स के तहत ही वो ऑपरेट करता है, ठीक है। इवन स्पीकर को इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो जो है, मान लीजिए किसी भी बिल पे वोटिंग हो रही है ना, आपने देख लिया ना कि कई बार 2/3 मेजोरिटी होगी तो वोटिंग किस साइड में चली जाएगी। तो इस तरीके के जो भी प्रावधान है, उसमें कई बार अगर टाई हो जाता है तो स्पीकर भी वोट दे सकता है। ओनली व्हेन टाई हो सकता है तो स्पीकर वोट दे सकता है, और स्पीकर जब आपका वोट देगा तो उसका वोट का कंसीडर किया जाएगा, और जो जिस तरफ पल्ला भारी होगा वो चीज़ जीत जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डिसाइड करने में दिक्कत आती है कि आपका जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। देखिए टाइप ऑफ द बिल हमें नहीं डिटेल में समझने हैं, बट हमें सिर्फ ये समझना है कि एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, ये तो आप समझना है। अब आपको मैंने बता ही दिया कि मनी बिल जो है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। राज्यसभा में मनी बिल को इनिशिएट नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कंसीडर करने के लिए भेजा जाता है, अगर वो अपनी राय दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा, ठीक है। और बाकी सारे बिल आपके किसी भी सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। अब मान लीजिए डिस्प्यूट पैदा हो जाता है कि भाई ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इस डिस्प्यूट का निपटारा भी स्पीकर ही करता है। ये अथॉरिटी भी स्पीकर के ही पास है कि वो ये डिसाइड करे कि ये बिल, स्पेसिफिक बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में कितना है, क्योंकि जिस तरीके से आपका राज्यसभा का क्वेश्चन आ सकता है, उसी तरीके से आपका लोकसभा का भी क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है कि कितनी सीट्स किस स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ऑल क्लियर? लोकसभा समझ में आई होगी आपको, राज्यसभा भी समझ में आई होगी। अब हम ये देख लेते हैं अपने PDF नोट्स के रिगार्डिंग। वो तो देखिए आपके नोट्स में ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या उसको लिखूं। तो उसमें आप ये देख लीजिए कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, उस पर एक नज़र मार लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए इन द फॉलोइंग टेबल द एलोकेशन ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा आर गिवन। तो आप इस पर एक नज़र मार सकते हैं। तो आपको जो स्टेट्स याद रखनी है, आई विल हाईलाइट देम एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। देखिए यूपी में आप देख सकते हैं तो 80 सीट्स हैं आपकी, 80 सीट है लोकसभा की।
और अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में, जिसमें स्टेट्स के नाम और लोकसभा सीट दे रखी हैं, तो आप यूपी की याद रखिएगा। कई बार ऐसा होगा ऑप्शन में यूपी रहेगा, तो आप यूपी के हिसाब से उस क्वेश्चन को कर पाएं। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट स्टेट हैं। अगर खास तौर पे क्वेश्चन आएगा तो यूपी का ही आएगा। कई बार वेस्ट बंगाल का भी, हाँ देखिए लोकसभा सीट से शायद वेस्ट बंगाल का प्रीवियस ईयर में आपका सवाल ही आया हुआ है। मैच ऑफ द फॉलोइंग से देखिए क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको 2-3 भी याद हैं तो आपका काम चल जाएगा। और महाराष्ट्र तो न्यूज़ में रहा था, इसलिए आपके क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे पेपर याद आ रहा है आपका। तो महाराष्ट्र में आपकी सीट्स आपकी 48 है। इतना आप अपने एंड से याद कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि आपको सब पे नज़र मारनी है, बाकी आप एक नज़र मार लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट्स हैं, झारखंड में 14 हैं, कर्नाटका में 28 हैं, केरल में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 21 है, पंजाब में 13 है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 है, तेलंगाना में 17 है, त्रिपुरा में 2 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, यूपी बंगाल का अपना हो ही गया। इसके बाद यूटीज़ का देख लेते हैं। यूटीज़ में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में तो 7 हैं, आप सभी ने चुनाव के समय याद भी कर लिया होगा ऐसे कि दिल्ली में तो 7 सीट हैं, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। जम्मू कश्मीर में 5 सीट्स हैं। लक्षद्वीप का कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत छोटा है, 1 ही सीट है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए कल के लेक्चर में हम पार्लियामेंट का थोड़ा सा सेशंस वगैरह के थोड़ी नज़र मारेंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए ज़ीरो और ये सब पूछा जाता है। बाकी जितना आपको लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले वो, फिर आपको जितना याद करना है आप करिए, लेकिन सबसे पहले वो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो आप करते रहिए, नहीं तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर में नहीं डील की गई है, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर डील की जाएगी चैप्टर के सीक्वेंस के हिसाब से। बाकी आपका ये चैप्टर जो लोकसभा राज्यसभा का था वो ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। जो आपके कन्फ्यूज़न क्वेश्चन होते हैं उनको ही मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, बाकी जो कंटेंट मैं आपको PDF से बता रहा हूँ वो आप PDF से पढ़ते रहिए। इस तरीके से आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। रिमेनिंग चीज़ें हमारी MCQ और क्यूज के माध्यम से कवर हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।